हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है और हमारे नीट सिलेक्शन बैच 2025 में भी आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ चुके थे, थॉमसन मॉडल हम लोग पढ़ चुके थे। इसके अलावा हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा था, जिसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी और वो आपको याद होगी, एक्स यू वी आई मेल। ठीक है, आपको याद होगा। गांव में हमने इस तरीके से बनाई थी, गांव में एक्स यू वी आई मेरी। ठीक है, इस तरीके से हमने ट्रिक बनाई और इस ट्रिक में आपको सारी वेव्स याद होंगी। कौन कौन सी वेव हमने पढ़ी थी? गामा रे, ठीक है, और हमने क्या पढ़ी थी? एक्स रे, यूवी रे, और हमने कौन सी पढ़ी थी? विजिबल रे। इसके अलावा हमने कौन सी पढ़ी थी? इंफ्रारेड। और हमने कौन सी वेव पढ़ी थी? माइक्रोवेव। और हमने कौन सी वेव पढ़ी थी? रेडियो वेव। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को खत्म कर लिया था। इसके बाद हमने एक दो टर्मिनोलॉजीज और डिस्कस करी थी, जो कि थी फ्रीक्वेंसी के बारे में, वेवलेंथ के बारे में। इसके अलावा हम लोगों ने वेव नंबर को समझा था और हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था जिससे हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या था? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। इसके बाद फिर हम लोगों ने आगे बढ़े थे और आगे बढ़ने के बाद हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से डील किया था और वहां हम लोगों ने सीखा था कि एनर्जी जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके? फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, और वहां पर एक कांस्टेंट लाया गया था उस प्रोपोर्शनैलिटी को, साइन को हटाने के लिए। तो फॉर्मूला क्या बना था हमारा? E इज इक्वल टू एच न्यू। उसी फॉर्मूले को आप लोग चाहे तो E इज इक्वल टू एच न्यू की जगह पर आप इसे एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यू के लिए मैंने लिखवाया था कि न्यू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको चाहे एच न्यू मिले चाहे एच सी व लैम्डा मिले, फॉर्मूले में आप दोनों ही इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पर एच जो था वो क्या था? प्लांक्स के नाम पे ही उसका नाम पड़ा था, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैंने आप लोगों को याद करवाई थी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू थी किसकी? प्लांक्स कांस्टेंट की। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्लांक्स कांस्टेंट को भी समझा था, हमने प्लांक्स के नियम को समझा, और साथ ही साथ हम लोगों ने बात की थी कि जो यहाँ पर एनर्जी निकलती है वो एनर्जी किसका मल्टीपल होती है? एच न्यू का मल्टीपल होती है, जो कि एनर्जी होती है किसकी? वन फोटोन की। ठीक है, और जब ये एक मोल फोटोन के लिए हम लेते हैं तो एक मोल फोटोन के लिए हम बोलते थे इसे वन आइंस्टीन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें याद होंगी। अगर आप लोगों को ये चीजें नहीं याद है तो आप लोग बार बार इन चीजों की प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये क्या होता है? काली बॉडी होती है क्या, इसीलिए ब्लैक बॉडी बोल रहे हैं? देखो, ये जो ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक बॉडी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है? क्या ऐसा नहीं कि कोई भी काली चीज देखी आपने बोल दिया तो ब्लैक बॉडी है? नहीं। ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी वो होती है जो कि सारी की सारी रेडिएशन, कोई सी भी रेडिएशन आ रही हो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और कोई सी भी रेडिएशन, सबकी सब रेडिएशन को क्या कर सकती है? एमिट कर सकती है। जैसे मान लो कि अगर मेरा ये मार्कर ब्लू कलर का होता, कोई भी कलर मान लो, ब्लू, रेड, ग्रीन, कोई भी मान लो, कोई भी कलर का है, तो वो कलर जो दिखाई दे रहा है, मान लो अगर मैं बात कर रहा हूँ रेड कलर की, तो अगर रेड कलर आपको किसी चीज का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब रेड कलर वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, तभी वो कलर दिखाई दे रहा है। जो कलर एब्जॉर्ब हो जाता है वो थोड़ी दिखाई देता है। ठीक है, अब मान लो कि आपके सामने कोई 10-15 डिश लाया अच्छी अच्छी, अब आपको मतलब उनमें से 7-8 डिश तो बहुत पसंद थी, आपने खा ली, तो वो तो गई पेट में, लेकिन एक दो डिशेज जो आपको नहीं पसंद थी वो दिखाई देंगे ना बाहर की, हाँ ये रखी हुई है। तो ऐसे कलर में भी क्या होगा भाई? जो कलर तो एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी वो थोड़ी बाहर दिखाई देगा, लेकिन जो कलर एब्जॉर्ब नहीं होगा वही कलर क्या होता है? बाहर दिखाई देता है। इसीलिए कोई चीज हमें ब्लू दिखाई देती है, कोई ग्रीन दिखाई देती है, कोई रेड दिखाई देती है, कोई येलो दिखाई देती है। उन सबके पीछे का कंसेप्ट वही है कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सा कलर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसके बेसिस पे। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को एक व्हील भी सिखाऊंगा, म्यूचुअल व्हील। ठीक है, ये चीज आपको फिजिक्स में भी सिखाई जाती है, केमिस्ट्री में भी सिखाई जाएगी।
तो वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कौन सा कलर किसके कॉम्प्लीमेंट्री निकलता है, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो। ठीक है, तो कौन सा कलर किसके कॉम्प्लीमेंट्री निकलता है, अभी यहाँ पर अपने लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी था क्या, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या करती है, सभी तरह के रेडिएशन को ले भी सकती है और सभी तरह के रेडिएशन को दे भी सकती है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आई। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, ब्लैक बॉडी को, ब्लैक बॉडी को आप बोल सकते हो परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर। ठीक है, अब देखो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले आइडियल कोई ब्लैक बॉडी, तो आइडियल ब्लैक बॉडी जैसा कोई कंसेप्ट आपके लिए एग्जिस्ट एक्चुअली में नहीं करता। ठीक है, कोई भी बॉडी परफेक्टली आइडियल नहीं है इस तरीके से। पर आप लोगों को अगर नियर परफेक्ट का कभी एग्जांपल पूछ लिया जाए तो कार्बन ब्लैक, ठीक है, कार्बन ब्लैक जो है इसका एग्जांपल हो सकता है, कार्बन ब्लैक। ठीक है, अगर आपको जैसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस इज अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया, अगर ऑप्शन में आपको दे दिया कार्बन ब्लैक एक ऑप्शन था, फिर बाकी अपनी मर्जी से उसने ऑप्शन बना दिए मरकरी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो आप इजीली बता सकते हो कि क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर, कार्बन ब्लैक आंसर होने वाला है। चलिए, तो ब्लैक बॉडी के बारे में हम एक दो चीजें यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, और वो चीजें क्या है कि एक तो ये होती है परफेक्ट एब्जॉर्बर, और परफेक्ट ही ये क्या होती है, एमिटर होती है। परफेक्ट एब्जॉर्बर कॉमा एमिटर, परफेक्टली चीजों को ये एब्जॉर्ब करेगी और परफेक्टली क्या करेगी, सभी रेडिएशंस को एमिट भी कर सकती है। ठीक है, तो हम एक और चीज यहाँ पर लिख लेते हैं, ब्लैक बॉडी कैन एब्जॉर्ब और एमिट ऑल काइंड्स ऑफ रेडिएशन। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने ब्लैक बॉडी के बारे में समझ लिया, अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन टर्म किसके लिए हम यूज करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन टर्म हम तब यूज करते हैं कि ब्लैक बॉडी जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी के द्वारा जो भी एब्जॉर्ब की हुई रेडिएशन होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हम यहाँ पर एक और चीज लिख लेते हैं, रेडिएशंस absorbed by ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी मतलब काली बॉडी, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो समझ गए ना ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है। मान लो कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं व्हाट इज द ब्लैक बॉडी, पर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, अ बॉडी विच इज ब्लैक, अ बॉडी विच इज ग्रे, अ बॉडी विच इज ग्रे, और अ बॉडी विच इज ब्राउन, और अ बॉडी विच इज अ परफेक्ट एमिटर और एब्जॉर्बर। तो आप क्या आंसर दोगे, अ बॉडी विच इज परफेक्ट एमिटर एंड एब्जॉर्बर। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया, यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़े, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना तो सामने वाले की फोटो खिंच जाती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा नहीं है भाई, देखो देखो ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्या हो। दरअसल ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये भी हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट से मिला था, कि एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग इस इफेक्ट के पास पहुंचे। अब कैसे पहुंचे, ध्यान से। मान लो कि ये हमारा कोई मेटल, ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर कोई मेटल रखा हुआ है। अब ये जो मेटल रखा हुआ है ये मेटल क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, ये मेटल क्या है, कनेक्टेड है इस तरीके से, ये सेल से कनेक्ट। ठीक है, ये मेटल क्या है, सेल से यहाँ पर हमारा कनेक्टेड है। तो अब देखो इस मेटल में होगा क्या,
जब हम यहाँ पर लाइट पास करेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइट पास करेंगे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगा देते हैं, करंट को ऑब्जर्व कर लेगा। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सेटअप बनाया और इस सेटअप में हम लोगों ने क्या किया, करंट पास किया। अब जब हमने यहाँ पे करंट पास किया, आप जानते हो जो छोटा वाला सेल का पोर्शन होता है ये किसको दिखाता है, नेगेटिव को, और जो बड़ा वाला पोर्शन है तो क्या किसको दिखाता है, पॉजिटिव। तो अब हमने क्या किया, जब हमने यहाँ पर ये मेटल लिया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पास कराया, यहाँ से जब हम लोगों ने क्या किया, पास कराया, तो क्या होता है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगता है, ठीक है। जब यहाँ से आपने क्या किया, इस लाइट को पास कराया, तो जब इस लाइट को आपने पास कराया तो यहाँ से क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं। अब देखो क्या हो रहा था, आप लोगों ने अभी तक देखा ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जब आप लोगों ने एनोड रे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था तब भी ये चीज हो रही थी, जब आप हाई वोल्टेज ले रहे थे। तो मान लो आपने यहाँ पे हाई वोल्टेज ले लिया, तो वही सेम सिचुएशन, फिर से क्या होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगेंगे। तो इस मेटल से भी क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर कैसे पता लगा हमें, हमने फिर से कोई रिसीवर लगा दिया, यहाँ पर भी फ्लोरेसेंट स्क्रीन वगैरह लगी हो सकती है यहाँ पर, ताकि हमें पता लग जाए कि अच्छा यहाँ पर क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने को देखने को मिली कि जब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसको सेल से कनेक्ट किया इस मेटल को, और यहाँ पर हमने क्या किया, वोल्टेज पास कराई। तो जब ये करंट यहाँ से पास होगा तो ये इधर से क्या होने लगेगा, ये मेटल इलेक्ट्रॉन्स को देने लगेगा, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। अब देखो ये जो ऑब्जर्व किया गया इफेक्ट, ठीक है, इसको रिसीवर पे लेके हमने देख लिया कि हाँ ये चीज हो रही है, असल में यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो ये वाला जो इफेक्ट है ये असल में हुआ कैसे, यहां से क्या गए होंगे, फोटोन्स गए होंगे। अब ये जो फोटोन्स गए, यानी कि जो लाइट के पार्टिकल्स गए, हम लोगों ने पढ़ा था ना लाइट के पैकेट के फॉर्म में, तो ये लाइट के जब पैकेट गए तो इन पैकेटों ने क्या किए, पैकेट जाके इलेक्ट्रॉन्स टकराए, ठीक है, इन्होंने एनर्जी दी इसको इतनी कि जा भाई तू बाहर निकल जा। अगर ये उसको एनर्जी नहीं दे पाते इतनी तो ये बाहर नहीं निकल पाते। इसका मतलब इन फोटोन ने इसको इतनी एनर्जी दे दी है कि ये यहां से निकलकर बाहर चले गए, ठीक है। तो तभी क्या हो देखने को मिल रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी या आप लोगों ने एक चीज पढ़ी भी होगी कि ये जो एटम हम इस तरीके से बनाते हैं ना, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे, सोचो, यहाँ पर मान लो ये फोटोन आया आया आया, इससे जोर से टकराया। अब जब इससे टकराया, अगर इसने इसको एनर्जी दे दी अच्छी खासी, तब तो ये क्या होगा, इसके पास हाई एनर्जी हो जाएगी। और आपको पता है अगर इसके पास हाई एनर्जी हो गई तो ये क्या करेगा, ये कम एनर्जी पे बैठा है अभी, अगर इसके पास हाई एनर्जी आ गई तो क्या करने लगेगा, ये उछल कूद करने लगेगा, और उछल कूद करते करते क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा। उछल कूद करते करते क्या होगा, ये बाहर चला जाएगा। अब जैसे ही ये बाहर आया, जैसे ही बाहर आया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो गया, भाई इलेक्ट्रॉन ही तो निकला यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से क्या है, निकला। अब क्योंकि ये किसकी प्रेजेंस में हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हुआ, किसकी वजह से हुआ, फोटोन्स की वजह से हुआ, तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली लाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर जो इफेक्ट अपने को देखने को मिल रहा है वही क्या है, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आसान है, सिंपली हो क्या रहा है यहाँ पे, बस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब देखो इसके अंदर एक खेल होता है बहुत बड़ा, किस चीज का, फ्रीक्वेंसी का। अभी तक आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी पढ़ ली है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोग जानते हो कि एक तरीके से ये कितनी स्पीड से आपकी वेव जा रही है ना, उस चीज का पता लग रहा था आपको, कितना नंबर चल रहा था वेव्स का एक सेकेंड के अंदर। तो ये जो चीज आप लोगों को पता लगी, यहां पर आप एक चीज और देखो कि ये जो वेव्स यहां से बाहर निकल के जा रही, ठीक है, ये जो वेव्स यहाँ पर आई है, अब इसके बाद क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इसको निकलने के लिए क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वही फोटोन
जो इससे टकराए। पर मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि अलग अलग तरह के एटम हैं, तो क्या वो अलग अलग, क्या वो एक ही तरीके से इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखेंगे? ये चीज आपको और भी क्लियर होगी इसी चैप्टर में, जब हम लोग और डिटेल में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, एटम के बारे में बात करेंगे, और अच्छे से क्लियर होगी। पर सभी तरह के एटम जो है वो अलग अलग तरीके से एटम इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा। अब यहाँ पर दो प्रोटॉन होंगे अगर हीलियम की बात करें, और क्या होंगे यहाँ पर, चार इलेक्ट्रॉन होंगे। यही कहानी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, दो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब यही कहानी होने वाली है। ठीक है, हीलियम के अंदर दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। बेसिकली यहाँ पर जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो अलग अलग होती चली जाएगी। ठीक है, किसी में हो सकता है ज्यादा एनर्जी देखने को मिले, किसी में कम एनर्जी देखने को मिले। अब मान लो कि आपके पास कोई चीज है, ठीक है, जैसे उस आपका नेचर अलग हो सकता है उस चीज को लेके कि आप आसानी से किसी को ले जाने दो, लेकिन आपका दोस्त ही हो सकता है जो कि उस चीज को आसानी से ना देता हो, कि कुछ भी हो सकता है एक्सवाइजेड चीजें। जैसे कि मान लो पेंसिल है या पेन है, अगर आपके पास है, आप आसानी से अपने दोस्तों को दिखा देते हो कि लो भाई मेरा पेन यूज करो तुम। पर आपके कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो आसानी से पेन नहीं दिखाते होंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो सब तरह के लोग होते हैं। इसी तरीके से सब तरह के एटम हैं। कोई आसानी से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा कि ले जा भाई ले जा, मैं भी परेशान हूं। कुछ ऐसे भी होंगे जो आसानी से नहीं देंगे, वो बोलेंगे नहीं मेरी चीज है, मैं क्यों तुझे दे दूं, मेरा क्या फायदा, है ना। बहुत से लोग पूछते हैं ना मेरा क्या फायदा, तो नहीं दे रहा, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, फोटॉन्स की यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकलेंगे, और किस पर, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर यहाँ पर निकलेंगे। मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेना, या फिर चलो मैं एक काम करता हूँ लिखवा ही देता हूँ। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, किससे, फ्रॉम मेटल। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलते हैं किससे, मेटल से। कब बाहर निकलते हैं, व्हेन, कब बाहर निकलेंगे बोलो। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लाइट डाली। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, लाइट डाली। इलेक्ट्रिसिटी तो ये पास हो ही रही थी, यहाँ पे आपने क्या किया, लाइट डाली। जैसे ही आपने यहाँ पे लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल गए। कब, अगर उनको सही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मिल गई। ठीक है, मेटल सरफेस, emission of electron from metal surface when light of appropriate frequency, जब ठीक फ्रीक्वेंसी की लाइट जितनी चाहिए उतने की, appropriate frequency is provided on the metal surface। ठीक है, यानी कि मेटल के सरफेस पे अगर आप ठीक लाइट डालोगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये यहाँ पर मेटल की सरफेस थी, इधर आपने क्या किया, लाइट डाली। मैं आप लोगों को लाइट यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, सूरज दादा दिखा दूं क्या, चलो अभी के लिए सूरज दादा देख लो, बाकी जरूरी नहीं है, लाइट कोई सी भी डाली जा सकती है यहाँ पे ना, बस फ्रीक्वेंसी सही होनी चाहिए। तो ये लाइट डाली हमने, जब ये लाइट डाली इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हुए, रिसीवर पे आए, और ये हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। ठीक है, और जब कैप्चर कर लिया तो क्या देखने को मिलेगा आपको, इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। आपको पता लग गया कि हाँ यहाँ पर इसका मतलब कोई ना कोई चीज आई है, और क्या आया होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रेवल होके आए होंगे। ये चीज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी। एक चीज यहाँ पर और समझो, देखो ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं,
ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी पे। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा एनर्जी के साथ निकल जाएंगे, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है भाई। जोर से धक्का मारो तो जोर से बाहर जाएंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पर कितने निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकलेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ फोटोन पे। वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ फोटोन पे, ठीक है। तो सोचो क्यों क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो फोटोन है ये पार्टिकल नेचर शो कर रहे थे ना। पैकेट ऑफ एनर्जी तो ये पार्टिकल नहीं है, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा फोटोन उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, कि एक सेकेंड में कितने फोटोन्स निकल रहे हैं। यहां पर एक टर्म हमारे लिए जरूरी हो जाती है समझनी, क्योंकि हम इसी टर्म का यूज करने वाले हैं आगे काफी ज्यादा। जब भी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे तो ये वाली टर्म आप लोग कई बार देखने को मिलेगी, दैट इज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी होगी नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, कि एक सेकेंड के अंदर कितने फोटोन्स निकल रहे हैं। जितने ज्यादा फोटोन निकलेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो एकदम क्लियर पिक्चर माइंड में एकदम क्लियर रखना, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन मत रखना। अगर आपसे बोले कि फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करेगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना है ना निकलना। फ्रीक्वेंसी कम है तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना भी निकले, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फ्रीक्वेंसी कम है तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन ना निकले। अगर फ्रीक्वेंसी बराबर है तो नंबर किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर डिपेंड करेगा हमेशा किस पे? इंटेंसिटी पे, कि कितने फोटोन गिरे, ठीक है। ये चीज एकदम माइंड में क्लियर रखना कि नंबर ऑफ फोटोन पे क्या डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकलना। और फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर निकलेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी। बस ये चीजें किस पे डिपेंड करेंगी? ये चीजें किस पे डिपेंड करेंगी? फ्रीक्वेंसी पे। और दूसरी चीजें किस पे डिपेंड करेंगी? क्लियर हो गया आप लोगों को सारी चीजें? नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन पे क्या डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना। और फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। और क्या डिपेंड करेगा? एनर्जी उसकी क्या होने वाली है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर है? एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ एक चीजें बोल देता हूँ, ठीक है। वैसे तो जो चीज मैंने आप लोगों को बोली, ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन पे क्या डिपेंड कर रहा है, अगर आप शॉर्ट में एक लाइन लिख लोगे तो आप लोगों का जेई और नीट का आराम से काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आराम से उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को बना लोगे। पर अगर आप मान लो कि बोर्ड के पेपर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखने वाले हो, हालांकि बोर्ड में भी बहुत कम पूछता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, यानी कि क्लास 11th में आपके स्कूल एग्जाम्स के अंदर भी बहुत रेयर क्वेश्चन आएगा। बट आएंगे क्या? न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएंगे। बट फिर भी हो सकता है कि आपके एग्जामिनर या स्कूल के जो टीचर है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें, तो हम उसको भी कोशिश रखते हैं कि कोई चीज ना छोड़े। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको भी फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को बोल देता हूँ ये स्टेटमेंट्स, आप लोग इन स्टेटमेंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। तो हेडिंग आप लोग डाल दीजिए ऑब्जर्वेशंस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिल रही है। फर्स्ट तो आप लिख लीजिए कि लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए। अगर उससे नीचे होगी ना तो फिर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, सीधी बात है। और वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या बोल देते हैं? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोल देते हैं? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे नीचे अगर होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो लिखिए लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। लिखा यहां तक, आगे लिखिए। मैंने आपको बताया था कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है मेटल पे। अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग हो सकती है। क्यों?
क्योंकि अलग अलग मेटल के लिए आपको अलग अलग एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ सकती है। ठीक है, तो लिखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है भाई? नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब आगे आपसे क्या पूछेगा? काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लिख लीजिए, ऑब्जर्वेशन है ना इसकी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखिए। सेकेंड आप लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है मोशन वाली एनर्जी, जब कोई चीज चल रही होती है तब वाली एनर्जी, और वो तब वाली एनर्जी ज्यादा होती जाएगी कब? जब फोटोन ज्यादा जोर से टकराएगा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी होगी। ठीक है, तो लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, ये लिख लो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शंस में आएंगे, आप लोगों से पूछेगा कि जो हमारे पास क्या होती है फ्रीक्वेंसी, इस पे क्या क्या डिपेंड कर रहा है, ठीक है, या फिर इंटेंसिटी पे क्या क्या डिपेंड कर रहा है, तब आप लोग ब्लैंक हो जाओगे। ठीक है, अभी आपको लग रहा है आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तब आप लोग ब्लैंक हो जाओगे। तो बेटर है कि पहले ही आप लोग लिख के रखो, ताकि आप लोग एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब कंफ्यूज ना हो। ठीक है, थर्ड लिखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, number of electron emitted per second depend upon intensity, depend upon intensity and independent of frequency, and independent of frequency, और ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर ये लिख लिया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक की एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग करते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और उन क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला नोट डाउन करते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या बोला कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, उससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता। तो हम एक काम करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने बोला था, उसे हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू नॉट से। जरूरी नहीं है आप न्यू नॉट से करो, आपकी मर्जी है, न्यू 1 से रिप्रेजेंट करो, न्यू 2 से रिप्रेजेंट करो, न्यू 3 से करो, जैसे मर्जी करो, पर आपको ज्यादातर बुक्स में यही देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो नाम लिखना है। अब एक्स वाई जेड हम मैथ में जनरली मानते हैं, आपकी मर्जी है कुछ भी मान लो, ई वाई जेड कुछ भी मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी मानो, ठीक है, डी ई एफ मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो न्यू नॉट हमने क्या बोल दिया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब सोचो कि अगर मैंने फोटोन डाला इस फ्रीक्वेंसी का, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो अपना क्या होगा, वो जाएगा, और जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा और इलेक्ट्रॉन चुपचाप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो बोलेगा कि भाई मैं आया हूं, और इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि अरे अरे सर 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 आप क्यों आए हैं, मैं हूं ना। ठीक है, वो अपना बाहर आ जाएगा, ठीक है, मिलने के लिए, स्वागत करने के लिए, तो वो आ गया बाहर। तो अब लेकिन अगर मान लो कि सर थोड़ा सा ज्यादा गुस्से में आए, भाई पहले तो इलेक्ट्रॉन आराम आराम से आ रहा था, लेकिन अब आए हैं सर गुस्से में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को काफी देर से बुला रहे थे, इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहा था, अब सर आ गए, गुस्सा था उनको, तो अब बहुत तेजी में आया सर, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, भाग के जाके एकदम उनका स्वागत करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन पहले अगर जस्ट निकला था तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक के लिए सिंपल जो एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लग गई। लेकिन जब आए सर गुस्से में, अब इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास अब काइनेटिक एनर्जी है ज्यादा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी थी? मोशन वाली एनर्जी। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो अब क्या होगा, इसका मतलब सर गुस्से में आए होंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब न्यू जो है यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है किससे? न्यू नॉट से। भाई ज्यादा तो हो ही सकती है, कम नहीं हो सकती, कम होगी तो इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठा रहेगा, इलेक्ट्रॉन सोच रहा है यार
आराम से, भी तो सर दूर है यार, बुला रहे हैं, आ जाएंगे यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, पर अब सर गुस्से में आए हैं तो भैया भागते हुए आ रहे हैं। ठीक है, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो अब क्या होगा, एच न्यू। अब इतनी फ्रीक्वेंसी जब डाली, ठीक है, तो क्या होने वाला है, अब इलेक्ट्रॉन आएगा भागता हुआ। भैया अब तो ये एनर्जी है, भाई एनर्जी, इतने में तो इलेक्ट्रॉन चुपचाप बाहर निकल जाता है ई नॉट में, है ना। ई नॉट ई क्या होगा, एच न्यू होता है, याद होगा आपको, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। तो एच न्यू नॉट यानी कितनी एनर्जी देते तो बाहर निकल जाता, लेकिन अब हमने ज्यादा दे दी तो अब काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, भाग रहा है अब। तो यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, साथ में क्या है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी। अब एग्जाम में आप लोगों से, ये तो सर्वर वाली स्टोरी और स्टूडेंट वाली स्टोरी तो क्या कहानी आप लोग समझने के लिए है, पर अब मेन जो कंसेप्ट है वो समझे, फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है। एनर्जी, एनर्जी अगर ज्यादा होगी किससे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उससे, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी, और वही एक्स्ट्रा एनर्जी क्या है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर देखो, ये एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर इससे एक फॉर्मूला आप जैसे मर्जी इस फॉर्मूले को रख के बना सकते हो ना। अगर मान लो आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो आप इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओगे तो हो जाएगा एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट। ठीक है, और ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर ये जो एच है इसको आप कॉमन भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों में है ना, तो एच न्यू माइनस में न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये भी हो गया। और क्या कर सकते हो, आपको याद होगा न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता था, तो न्यू नॉट क्या हो जाएगा फिर, सी बाय लैम्डा नॉट कर लो, क्योंकि सी थोड़ी बदल रहा है, सी तो स्पीड ऑफ लाइट है, सी तो सेम ही रहेगा। एच क्या हो जाएगा, सी बाय लैम्डा नॉट माइनस में, सॉरी पहले न्यू है ना, तो सी बाय लैम्डा माइनस में सी बाय लैम्डा नॉट, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो जरा, सी भी कॉमन है तो चाहो तो इसको भी बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा आपका एच सी वन बाय लैम्डा माइनस में वन बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, अब आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो जरूरी नहीं है वो इस फॉर्म में पूछे, इस फॉर्म में पूछे, वो आपसे किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। अगर मान लो लैम्डा की फॉर्म में आपसे पूछ ले तो आप लैम्डा की फॉर्म में आंसर देना, अगर आपसे वो इसकी फॉर्म में पूछ ले न्यू की फॉर्म में, तो न्यू की फॉर्म में आंसर दे देना। ठीक है, तो जिस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यूनिट्स को पहले आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा। ठीक है, वैसे आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादातर आपको क्वेश्चन ऐसा यूनिट में ही लिखा हुआ मिलेगा। कोई और यूनिट अगर लिखी हुई मिल गई तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, बहुत इजीली कन्वर्जन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, वैसे चैप्टर 1 में हम लोगों ने कन्वर्जन की हुई है कि किस तरीके से हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो वहां पर भी जाकर कन्वर्जन को देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट आता है। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरीके से कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए असल में ये सारे फॉर्मूले एक ही है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे फॉर्मूले रटने जाना है। भाई आपको अगर एक फॉर्मूला याद है तो आप दूसरे फॉर्मूले को आराम से बना लोगे। अगर आपको ये पता है E इक्वल टू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, तो आप E का फॉर्मूला पहले ही जानते हो, एच न्यू होता है, तो लिख दो बस उसकी जगह पे एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। और इसको अगर इधर भेजोगे तो एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एच अगर कॉमन लोगे तो ये होगा एच न्यू माइनस में न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर आप चाहो तो न्यू का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो एस सी वन बाय लैम्डा माइनस वन बाय लैम्डा नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो इतने सारे फॉर्मूले आपके पास निकल कर आ सकते हैं एक सिंगल फॉर्मूले से। एक चीज और यहाँ पर देखो, ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी थी, क्योंकि ये न्यू नॉट से ज्यादा थी, तो ये क्या करवा रही थी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा रही थी, जाहिर सी बात है कोई परेशानी नहीं है इसमें। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे जरा बताओ कि अगर न्यू न्यू नॉट से बड़ा है तो लैम्डा और लैम्डा नॉट इन दोनों में से कौन बड़ा होगा। अगर जिन बच्चों का आंसर लैम्डा है उनके ज्ञान को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। ठीक है, क्या कैसा प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। प्रभु एक चीज देखो, लैम्डा और लैम्डा नॉट, ठीक है ध्यान से देखो बच्चों, लैम्डा है लैम्डा नॉट है,
फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम ना होगी या ज्यादा होगी? वेवलेंथ अगर ज्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, या फिर उल्टा भी आप कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो उसका मतलब वेवलेंथ कम होगी। ठीक है, तो भैया सीधी सी बात है कि अगर हमें न्यू ज्यादा मिला था तो लैम्डा तो कम होगा। अगर न्यू ज्यादा मिला था तो लैम्डा तो कम होगा, और अगर न्यू नॉट कम मिला था तो लैम्डा नॉट तो ज्यादा होगा। तो इसका मतलब लैम्डा इज ग्रेटर देन, लैम्डा नॉट इज ग्रेटर देन क्या होगा? लैम्डा। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। आप लोगों को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? किसके लिए? फॉर ऑब्जर्विंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने क्या कर दिया, लैम्डा ज्यादा कर दिया किससे? लैम्डा नॉट से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है, और इससे रिलेटेड काफी सारे फॉर्मूलेज भी हम लोग ला चुके हैं। अब इन सब फॉर्मूलोज को हम थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन करिए, फिर हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए गिवन है, एनर्जी ऑफ मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन। एनर्जी गिवन है किसकी? मोल ऑफ फोटोन। एक मोल की एनर्जी आपको दे रखी है, और ये साथ ही साथ आप लोगों को क्या गिवन है? एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन। अच्छा, एनर्जी पूछी गई आपसे एक मोल फोटोन की, यानी कि वन आइंस्टीन के बारे में आपसे पूछना चाहता है। E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू, ये आपसे क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक मोल फोटोन की एनर्जी पूछी है, तो इसका मतलब वन आइंस्टीन की बात हो रही है। वेवलेंथ आपको गिवन है 300 नैनोमीटर, और नैनोमीटर क्या यूनिट होती है? नैनोमीटर, नैनो से मतलब है हमारे यहाँ पे क्या? 10⁻⁹ में, तो यानी कि 300 इंटू में 10⁻⁹ मीटर। आगे हमसे कहता है एच। एच की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में। हालांकि नहीं भी गिवन होती तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं। 6.63 इंटू में 10⁻³ -34 जूल सेकेंड। और एवोगैड्रो नंबर की भी वैल्यू गिवन है। हालांकि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हम सभी लोग जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। बट अगर नहीं भी गिवन है तो आप, अगर गिवन भी आप 6 इंटू 10⁻23 भी लिख लोगे तो कोई परेशानी नहीं है, आप इजीली क्वेश्चन को कर लोगे। स्पीड ऑफ लाइट भी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। मैं आप लोगों को लिखा हुआ क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि इसमें आप लोगों को ये पता लगेगा कि क्या क्या वैल्यूज यूजुअली क्वेश्चन में गिवन होती है, एग्जाम में गिवन होती है। तो मैक्सिमम आपको वैल्यूज दे के रखेगा वो आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता है, वो आपकी मेमोरी पावर टेस्ट नहीं कर रहा। ऑप्शन गिवन है 235 किलो जूल पर मोल, सेकेंड ऑप्शन इज 325 किलो जूल पर मोल, और थर्ड ऑप्शन है 399 किलो जूल पर मोल, और फोर्थ ऑप्शन है 435 किलो जूल पर मोल। ये आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर गिवन है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सब कुछ ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। देखिए आपसे पूछा गया है एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन, यानी कि वन आइंस्टीन के बारे में पूछा है, और ये आप जानते हैं किसके बराबर होता है? एन एच न्यू के बराबर होता है। जहां पर एन क्या है? एवोगैड्रो नंबर है आपका, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है कितना? 6 इंटू में 10⁻23, और एच आपको गिवन है कितना? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63। चाहे तो आप 6.6 लेके भी सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। इंटू में 10⁻⁻34। और न्यू के बारे में आप जानते हैं कि न्यू का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, न्यू इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? सी बाय लैम्डा। तो उसे भी आप पुट कर लीजिए, सी बाय लैम्डा, यानी कि सी की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू में 10⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपकी? 300 इंटू में 10⁻⁹ ठीक है, तो इसे आप एक बार थोड़ा सा सॉल्व करिए, 1 मिनट, कि क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है। देखिए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस डेसिमल को अगर आप हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। ठीक है,
और ये 10 का स्क्वायर है ना, 3 इंटू 10 का स्क्वायर आप ले सकते हैं इसे, क्योंकि 300 है ना, तो 300 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर, और ये अगर पावर क्या होगा, प्लस की 2 थी और ये माइनस की 9 है, तो कितना होगा, -9 + 2 यानी कि -7 पावर रह जाएगी। एक ये भी है, तो -7 की जगह क्या हो जाएगी, -6। अगर इसको भी आप काटेंगे तो पावर क्या बची, 10 की पावर -6। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप एक काम करना, इसको 100 इंटू 10 1000 कर लेना। 1000 को 10 की पावर 3 तो लिखते हो, 10 की पावर 3 और 10 की पावर -9, जब हम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे पावर्स क्या होती है, ऐड। तो ये क्या हो जाएगा, -9 और +3, यानी कि 10⁻⁻6 यहाँ पर ये हो जाएगा। अब अगर हम आगे देखें तो ये 3 नीचे 3 से ऊपर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये जो पावर्स हैं इनको ऊपर ले जाना है, आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये है 10 की पावर -34 और ये है 10 की पावर 23 प्लस में 10 की पावर 8। ये दोनों पॉजिटिव की पावर है, तो 23 + 8 यानी कि ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 31 हो जाएगा। ये हो गया प्लस का 31 और ये हो गया माइनस का 34, तो इसका मतलब 10 की पावर -3 ऊपर हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि ये पावर नीचे नेगेटिव में है, पावर अगर नीचे नेगेटिव में ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की। तो अगर ये ऊपर पॉजिटिव की हो गई है तो इसका मतलब ऊपर क्या होगा, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 66 और 6 को मल्टीप्लाई करना है। 66 इंटू में 6, 6 36, 6 36, ठीक है, क्या आएगा आपके पास, 396। अब देखो, ये हमारा आंसर 396 आया, जो कि एग्जैक्टली किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। और क्यों मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर काफी सारे अप्रोक्सीमेशन लिए थे। हमने देखो 6.63 की जगह पे क्या ले लिया था, 6.6 ले लिया था, ठीक है, और हमने क्या किया था, 6.022 की जगह पे 6 ले लिया था। पर आप लोग देखोगे कि आसपास में आंसर नहीं है, आंसर बहुत दूर दूर है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अप्रोक्सीमेशन लोगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में अप्रोक्सीमेशन लोगे तो आप फटाफट क्वेश्चंस को कर लोगे। तो इसीलिए हमने अप्रोक्सीमेशन से काम किया। अगर मान लो कि हमारे पास बहुत आसपास की वैल्यू गिवन होती, जैसे 399, 395, 402, तब हमें सॉल्व करना पड़ जाता। तो अब देखो, अगर मैं आपको 663 से करके दिखाऊं, तो अगर हम इसको चेंज नहीं करते, 663 इंटू में क्या ले लिया हमने, 6, तो 6×3 = 18, 6×6 = 36, 6×6 = 36, और ये अब देखो कितनी पास की वैल्यू आ रही है, ठीक है। नीचे एक डेसिमल और आ जाता ना, वो डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 एक और आता, तो क्या होगा, 397.8। तो अब देखो कितना पास में पहुंच गए हम आंसर के। अगर इसको भी आप 6.022 ले लेते तो और आंसर के पास पहुंच जाते, पर आपको आंसर के इतना पास जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इस चीज को समझो, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को अपना टाइम भी सेव करना है, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो इस तरह का क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, सीधे सीधे आप फॉर्मूले